Hello, good evening, sir. Good evening. अभी कुछ इंतजार कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा Yes, sir. जुड़ जाए। Good evening, sir. गुड इवनिंग।
Hello. When will the session begin? We also bit Sorry. हाँ, पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे, हितेंद्र सर बताएंगे अभी। Okay. आप तीनों लोग आज नए जुड़े हुए हैं। नहीं सर, मैं मेधा बोल रही हूँ, ये मेरा भाई का अकाउंट है। आई विल मेधा। कम बैक फ्रॉम माय अकाउंट, ठीक है? आई विल जॉइन बैक, जी जी। जस्ट अ मिनट। तो सर मेल आया था ना, तो गूगल मीट नोटिफिकेशन नहीं था, तो मिस हो गए सेशन हमारे। अच्छा आज अच्छा। ध्यान दिया। और अंजलि आज जुड़ी है आज। मैं भी आज ही जुड़ पाया हूँ, 2 सेशन हम्म। प्रीवियस के। तो जुड़े थे ना कल परसों, उसमें भी लोग। सर आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तक। दो सेशन पहले हो चुके हैं, आज तीसरा सेशन था। मेधा लगातार सेशन कर रही थी, आप दोनों नए हैं। सर पिछले 2 सेशन में कोई ब्रीफ वगैरह थोड़ा सा आप बता कि किस टॉपिक पे हुए, बिल्कुल मैं बताता हूँ। हेल्प हो जाएगी हमारी। स्क्रीन शेयर हो रही है। सर अभी हुई थी, फिर अभी बंद हो गई है अभी। अच्छा अच्छा। यस सर, शो हो रही है सर, इसे हो रही मैक्सिमाइज कर है? लेते। ठीक। तो ये आपके 5 प्रकार के इसमें जो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी PGDET, तो ये डिप्लोमा है PG डिप्लोमा, इसमें 5 MES 31 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू। इसके 4 सेशन होने हैं, जिसमें 2 सेशन हो गए। 2 सेशन, आज तीसरा सेशन है, कल और होगा। उसके बाद अलग अलग 32 सेशन MES 32 में इसके सेशन होंगे, ये अलग होंगे। 31 मुझे सेशन लेने हैं, इसके 4 सेशन हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ईटी 26 तारीख को हुआ था, ETA सिस्टम अप्रोच 27 तारीख को हुआ, और आज लर्निंग एंड ईटी पर हम लोग लर्निंग क्या होती है और ईटी कैसे प्रभावित करती है लर्निंग को, इस पर विचार विमर्श होगा। ईटी आप जानती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। विकास शर्मा जी। यस सर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में वो सभी चीज़ें जो लर्निंग में हेल्प करती हैं।
वो सभी जैसे TLM भी हो, कंप्यूटर, तो इसमें केवल कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं समझना चाहिए, बाकी जो अन्य चीजें भी मदद करती हैं सीखने में, वो सभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 3 उपागम होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर और तीसरा सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर कोई बताएगा? अंजलि जी सर, हार्डवेयर मतलब सिस्टम के हार्डवेयर से है क्या? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 3 उपागम होते हैं, जी जी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच। तो हार्डवेयर के बारे में कुछ है जानकारी आपको? सर मुझे हार्डवेयर ऐसे तो समझ में आ रहा है कि इसको हम छू सकते हैं, मतलब जो हाँ टेंजिबल हो, लेकिन यहाँ की सेंस में शायद मैं अपना कैच नहीं कर पा रही हाँ, हूँ। कंप्यूटर है और चीजें हैं। और सॉफ्टवेयर। जी जी, मेधा जी बताइए थोड़ा। जी सर, हार्डवेयर अप्रोच जो होता है वो मशीन्स होते हैं, जैसे कि हम मशीन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम कंप्यूटर्स बोल सकते हैं, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, ये सारी चीजें हार्डवेयर अप्रोच में होता है। दूसरा सॉफ्टवेयर, प्रत्येक सिस्टम को चलाने के लिए कार्यक्रम की जरूरत होती है, या शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत हैं, विधियां हैं, युक्तियां, ये सब सॉफ्टवेयर में आती है। कोमल उपागम, इस पे पहले प्रथम दिन चर्चा हुई थी। सेकंड डे सिस्टम अप्रोच, आज लर्निंग पे होनी है। मुझे लग रहा लर्निंग लर्निंग यानी अधिगम, सीखना। कल भी इस पर कुछ चर्चा हुई थी, आज और इस पर डीपली, ताकि और क्लियर हो सके। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस प्रकार लर्निंग को प्रभावित करती है, कैसे छात्रों को सीखने में मदद करती है, कैसे शिक्षकों को अपने टीचिंग में एवं ट्रेनिंग में हेल्प करती है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। सभी को प्रतिभाग करना है, सभी को अपनी बात रखनी है, ताकि चर्चा एक सही दिशा में जाए और निष्कर्ष निकले। विकास शर्मा जी, लर्निंग के बारे में कुछ जानते हैं? आप कहाँ से विकास शर्मा जी? हेलो, यस सर। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ सर। टीचर क्या करते हैं? मैं एजुकेशन में काम करता हूँ सर। एजुकेशन? जी सर, बेसिक टीचर। एजुकेशन के लिए काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं ग्रेड 1 2 3 के लिए अच्छा गवर्नमेंट के विक्रमशिला एजुकेशन सोसाइटी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो लर्निंग के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। हाँ हाँ, बताइए। तो लर्निंग, जब हम एक प्रोसेस के दौरान कुछ टाइम बिताते हैं और हमारे बिहेवियर में कुछ चेंज आता है, तो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कुछ स्विमिंग की, उसके यानी उसका टाइम लगा, उसके बाद हम स्विमिंग करने लगे, तो मेरे जो या कोई आपको इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद मेरे बिहेवियर में या मेरे अंडरस्टैंडिंग में जो बदलाव आएगा, तो मैं कह पाऊंगा कि हाँ, मुझे इसकी लर्निंग हुई है। तो बदलाव कैसा होगा? बदलाव आप 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो जिसे बोलते हैं प्रोसीजर लर्निंग, यानी मेरे प्रोसीजर में बदलाव आए। एक होता है कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल लर्निंग, कंसेप्चुअल लर्निंग, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग में बदलाव आए। तो 2 तरह के बदलाव जनरली लर्निंग में हम आते हैं। जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे थ्योरेटिकल बदलाव की संभावना है, और हम कुछ अगर एप्लीकेशन कुछ बदलाव आ जाए, कुछ सीख जाएंगे, तो मेरे प्रोसीजर में भी बदलाव हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा तैर रहा है, तैरना सीख जाता है तो सीखने कहेंगे। अगर तैरना नहीं सीख पाता है, अगर
इसमें सर हम यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि लर्निंग को जो फिर हमने अभी डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लेवल्स होंगे। मतलब जैसे लर्निंग की बात करेंगे तो स्किल, कॉम्पिटेंसी, तो कई छोटी छोटी स्किल्स होती हैं, फिर वो कॉम्पिटेंसी बनती हैं, फिर वो एक ओवरऑल लर्निंग होती है। स्विमिंग एक बड़ा लर्निंग आउटकम हो सकता है कि मुझे तैरना सीखना है, पर वो एक दिन में नहीं आ जाएगा। तो उससे पहले हो सकता है कि मैं ब्रेथ को होल्ड करना सीख रहा हूँ, अगले दिन मुझे कुछ और, मेरे पैर चलाना सिखाया जा रहा है। तो ये जब छोटी छोटी स्किल मैं सीख लूंगा, तो मुझे ये मुझे उस लर्निंग की तरफ में जो मैंने अपना आउटकम सेट किया है, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इस लर्निंग को कहते हैं, लर्निंग एक ऑन गोइंग और हमेशा चलने वाली प्रक्रिया रहती है। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होता रहता है। जितना मैं अब तक हूँ, तो कल मैं उससे और बेहतर या कम भी हो सकता हूँ, अगर मैं उसे नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, नहीं दोहरा रहा हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे सीखना कहेंगे? तो कहने का इसमें मतलब है व्यवहार में मॉडिफिकेशन, राइट बिहेव में, राइट सर, मैं यही कहना चाहता, राइट, आप मैं यही कहना चाहता कि हमारे बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, तब उसे लर्निंग बोलेंगे उसे। है ना? चेंज अलग है, इसी पर चर्चा हो रही थी। चेंज अलग है, चेंज तो गलत दिशा में भी हो सकता है। राइट। अंजलि जी कुछ बताएंगे? सर मेरा भी थोड़ा सा यही सिनेरियो जो विकास जी ने बोला, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे चेंज की बात हो रही थी, तो एक तो परमानेंट चेंज होता है जो आपने सीखते सीखते सीख लिया एक्सपीरियंस के द्वारा, तो वो एक लर्निंग में आता है। दूसरा, हमने साइकोलॉजी या फिर बीएड में कई तरह की लर्निंग की मेथोलॉजी पढ़ी है, एक्टिव बेस्ड है कि प्ले बेस्ड है कि ब्लेंडेड है, तो शायद उस तरह का कुछ यहाँ पे ऐसा होगा। मतलब मुझे लगता है बिहेवियर चेंज तो आने चाहिए। अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, भले वो एक्टिवली ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ उस मतलब उस और होगा जो हमने सीखा है, भले आप एक्सपीरियंस के द्वारा आए या फिर जैसे भी आए। तो लर्निंग मुझे लगा चलती रहती है, ऐसे नहीं कि सीखा तो खत्म हो गया, गेन होता ही रहेगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसमें मैं सर और ऐड करूँ कुछ? हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी हम बात आपने जो जिस डायरेक्शन में दिखाया, तो हम लर्निंग को कुछ डोमेन्स में तोड़ सकते हैं। एक डोमेन को हम बोल सकते हैं नॉलेज डोमेन। तो हम्म, नॉलेज डोमेन में जो मॉडिफिकेशन होगा, नॉलेज में बढ़ रहा होगा। एक डोमेन हो सकता है कि साइकोमोटर, यानी जैसे स्विमिंग वाले हैं, तो उसमें लर्निंग जल्दी दिख जाती है, जैसे हमको चलना सीखना है, मैं अपने हाथ से बॉल फेंकना। पर जो नॉलेज डोमेन है, उसमें थोड़ा सा लर्निंग को मेजर करना और दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। एक डोमेन है कि जैसे हम ऑर्गेनाइजिंग करना सीखें, गुस्से को स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। ये तीसरा डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। तो हम्म, ये हर डोमेन की लर्निंग के अलग अलग प्रोसेस है और हाँ अलग अलग वे बिल्कुल। होते हैं, और उनको मेजरिंग करने के, उनको सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं, नॉलेज डोमेन की तरफ शायद हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोसीजरल और इफेक्टिव डोमेन पे काम नहीं कर ज़्यादा कर पाएंगे। बिल्कुल। पर अगर बच्चे ने कुछ सीखा है या अर्जन किया है, कोई कौशल डेवलप किया है, कुछ भी किया है, तो उसके व्यवहार में प्रदर्शित तो होगा ही। अगर बच्चे को संस्कार सिखाते हैं, तो बच्चा एक्टिविटी एक सर यहाँ पे जैसे बच्चे या हमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो जैसे सपोज अभी मेधा जी ने कोई बोला नहीं, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि उनके में कोई चेंज आया है नहीं आया है, तो हम क्या लर्निंग हुई नहीं हुई। तो मतलब ये कैसे पता चला कि लर्निंग को व्यवहार में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है? है ना, देखने पर ऐसा नहीं है कि आज है। मेधा जी बताए कुछ लर्निंग के बारे में, चर्चा हुई थी आपके साथ तो कल भी हुई थी। जी सर, सुनाई दे रहा है सर हाँ अभी? बिल्कुल बिल्कुल। सर लर्निंग जो है हमने डिस्कस किया था, इट्स समथिंग व्हिच चेंज लीड्स टू चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, it is also something which helps in I mean it is basically acquisition of new knowledge, skills, uh, and yeah sir, it leads to, I mean change can be both positive negative, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है लर्निंग का। पर वो एक्चुअली है कि न्यू नॉलेज इनटेक करना, अंडरस्टैंडिंग होना किसी चीज का, स्किल्स इनटेक करना, वैल्यू, प्रेफरेंस, ये सारी चीजें मतलब अगर मैं एक चीज में कैटेगराइज करूँ तो वो है वो समथिंग विच लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। यस।
सर अगर हाँ, आप बात हाँ, करें, हाँ हाँ। गेट्स एवं इनके साथियों ने भी एक परिभाषा दी है जो कि काफी फेमस है। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। व्यवहार में परिमार्जन लाना ही सीखना, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर विकास हो। अब यहाँ सभी लोगों ने लगभग मॉडिफिकेशन, बिहेव में मॉडिफिकेशन की बात की। जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होगा बिहेव में, उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। मार्गन और गिलीलैंड के ने भी यही कहा है, अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है। अर्थात लर्निंग इज सम मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस which is retained for at least certain period of time। यानी व्यवहार में परिमार्जन अथवा बिहेव में मॉडिफिकेशन ही सीखना है। जब तक हमारे व्यवहार में उत्तरोत्तर विकास नहीं होगा, अप यानी व्यवहार में हमारे जो चेंज हो रहा है वो उसको में ग्रो नहीं होगा, तो उसको सीखना नहीं कहेंगे। अगर बच्चा किसी को देख के पढ़ाई करना सीखता है या अपना कुछ आगे बढ़ता है तो सीखना कहेंगे। अगर वो गलत आदत सीखता है तो साइकोलॉजी में उसे सीखना नहीं कहा जाता। सीखना हमेशा अप दिशा में ही होता है। मानिक जी भी जुड़ गए। मानिक जी भी बता सकते हैं साइकोलॉजी उसके बारे में, बिहेव के बारे में, कैसे बिहेव में क्या चेंज होता है या मॉडिफिकेशन होता है जिसे सीखना कहा जाता है। मानिक जी। Yes, sir. जी जी। If we talk about that means behavioral change or behavioral modification in learning, then we can say that just if you take the example of a child, when the child starts, that means learning at home, the child imitates his parents, his elders, and gradually the child develop kind of habits. So it depends upon the situation or circumstance or environment of the house, what kind of things the child imitates or what kind of behavior the child develops. So as you said that learning is the modification of behavior. So sometimes from my point of view, I can say that modification can be done either in positive side or in negative side also. But as teacher of the society or as human beings, we always give priority to the positivity only. So in that case, we can say that means learning means the positive development of the behavior or the modification of behavior side. बिल्कुल। विकास जी का सहमत है? यस सर, एग्री। इसके कई सीखने के कई सिद्धांत हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, गैस्टाल्ट, ये सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से सीखने के सिद्धांत दिए कि शिक्षार्थी कैसे सीखता है, कैसे रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? यस सर, मैं शुरुआत करूं सर? हाँ बताइए। तो जैसे फेमस एक एग्जाम्पल है कि बिहेवियरिज्म जिसे कहते हैं, तो अभी भी ये लोग चल रहा है। जैसे ट्रेडिशनल तरीके में हम सीखते हैं कि हमें क्लासरूम में
टीचर लोग रिवार्ड पनिशमेंट कि आपको अच्छा काम करोगे तो क्लैपिंग करना, इन स्टार देना, ये चल रहा है। यानी हमें स्टार लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए हम उस डिजायर्ड बिहेवियर को बार बार करते हैं। या फिर जैसे आप गलत काम करते हो तो पनिशमेंट दिया जाता है, तो आप उसमें बचना चाहोगे कि पनिशमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा बिहेवियर चेंज जो इसे वो स्टिमुलस बोलते हैं, तो जो वो रिवार्ड है, जो हमें स्टार मिल रहे हैं, जो हमें या सक्सेस मिल रही है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में बढ़ना या जॉब का पाना, उसकी वजह से बिहेवियर में बदल रहे हैं। तो बिहेवियरिज्म का एक फेमस एग्जाम्पल भी है जो मैंने ये बताया एग्जाम क्लासरूम में। वहाँ डॉग का एग्जाम्पल आपको मिल जाता है। एक डॉग है, घंटी बजाई, उसे खाना दिया जाता है एक घंटी बजने पर, फिर घंटी बजती है, फिर एक खाना दिया जाता है, फिर दोबारा से उसे घंटी बजती है, खाना नहीं जाता, फिर उसको लार आ जाती है। तो जो एक पर्टिकुलर चेंज के कारण हमारे अंदर जो बदलाव आ रहा है, तो इस बिहेवियरिज्म थ्योरी बोलते हैं। पर इस ह्यूमन बीइंग में इसको थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है कि बच्चे हम इसके बियॉन्ड हैं। तो इसलिए जो नई थ्योरी आजकल चल रही है, नई मतलब जिसको हम आजकल मान रहे हैं, थ्योरी पुरानी है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये मानता है कि इंसान ऐसे केवल रिवार्ड के लिए नहीं सीखता है, उसके अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सीखने के लिए सीखता है, और वो ज्ञान का निर्माण करता है। यानी हमारे हर एक के पास में इन जन्मजात कुछ क्षमताएं हैं जिनके आधार पे हम अपने नॉलेज का बिल्ड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास का होना चाहिए कुछ एक्सपोजर, या कोई हमारा फैसिलिटेटर हमें हेल्प, जैसे आप हमारी हेल्प कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो नॉलेज निर्माण हम खुद ही करेंगे, कोई हमें देगा नहीं। हम जैसे कह लेते हैं ना बच्चे कोरिलेट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है बिहेवियरिज्म के आधार पे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हमारी जो सोशल इंटरप्ले है मेरे और मेरे एनवायरनमेंट के बीच में, उससे मैं अपनी लर्निंग खुद बिल्ड कर रहा हूँ। और हमें यानी उसी पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अच्छे से अच्छा सोशल एनवायरनमेंट बिल्ड करें और बच्चा खुद से तो चला जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल। व्यवहारवादियों ने मुख्य रूप से सीखने का संबंध उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने से किया है। सीखना, उन्होंने कहा, सीखना तभी होता है जब किसी उत्तेजना के प्रति यानी उत्तेजना के प्रति शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया मजबूत हो जाती है। अगर कोई हम उसको उत्तेजना क्या कहेंगे इंग्लिश में विकास जी? सर स्टिमुलस जो मैं बोल रहा था ना, स्टिमुलाई, और स्टिमुलस होगा और रेस्पॉन्स। तो उसके जैसे मैंने कहा कि स्टार आना, हमें नौकरी पाना, पैसे मिलना, वो स्टिमुलस है, उसके बदले में हम रेस्पॉन्ड करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया उससे मजबूत हो जाती है और वो सीखने लगता है। दूसरा इसका थाइंडाइक ने जो कहा, जो सीखना संतुष्टि के साथ जुड़ा होता है वह उस सीखने की तुलना में अधिक स्थायी होता है। जो इस संतुष्टि के साथ नहीं होता है, तो उनके ये प्रभाव नियम थाइंडाइक के बारे में बताइए। अंजलि जी जानती थाइंडाइक क्या, कौन सा उन्होंने दिया है प्रश्न भूल का, कौन सा ट्रायल एरर? सब एक्चुअली मैंने सुना तो बहुत सारा है, लेकिन सब एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, प्याजे सब एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे नहीं बता पाऊंगी। मैं नाम सुना है लेकिन मतलब एग्जैक्टली नहीं याद है मुझे अभी, सब दिमाग में मिक्स हो गए हैं, पियाजे वेगोस्की सब, जेपीडी नहीं याद है क्या कौन किसका है। और कोई बताएगा? मेधा जी। सर किसके बारे में? थाइंडाइक के ट्रायल एवं एरर कैसे सीखने में मदद करता है? सर इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था ये टर्म, आप अगर थोड़ा समझा दें। मानिक जी आपको पता है? कोई बता सकता है इसके बारे में? जैसा कि आपने भी हमें हिंट बताया भी था, अभी हिंट भी दी थी कि थाइंडाइक का ये मानना है कि जब कोई कार्य करने पर हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है,
जैसे भूख लगती है बिल्ली को या किसी को भी, तो उसे कुछ खाने को मिल जाए, तो यानी उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो एक उसका थ्योरी भी है, उसमें एक्सपेरिमेंट में चिंपैंजी को बंद कर दिया था और उसके पास में कुछ सामान रखा था और उनको क्या करना था, कुछ केले टंग रहे थे बाहर, तो उसने क्या किया, अपना आप ही पहले जब भूख बढ़ती गई उसने उनको सही अरेंज किया और उसको खा लिया। तो अब उसे सीख गया वो कि कैसे मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो जब हमें हमें पता है कि हमारी भूख जो है खाने से मिटती है, तो खाने के लिए अब हम जो एफर्ट लगाएंगे तो वो लर्निंग उसको पाने के लिए, उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हम लर्निंग कर रहे होंगे। ये सूझ का सिद्धांत था, ये वो अलग है। ये थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा था कि जब कोई उद्दीपक यानी स्टिमुलस व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करता है। अनुक्रिया सही होने का उसका संबंध, कनेक्शन उस विशेष उद्दीपक यानी स्टिमुलस के साथ हो जाता है। इस संबंध को सीखना कहा जाता है। यानी जब हम कोई स्टिमुलस बच्चे के सामने रखते हैं तो बच्चा उसके प्रति अनुक्रिया करता है। अगर अनुक्रिया सही होती है तो उसका उस उद्दीपक यानी स्टिमुलस से संबंध बन जाता है। सर ये पावलोव का एग्जांपल है क्या? ये थॉर्नडाइक का है, ट्रायल एंड एरर। सर इसका नोट्स मिल सकता है क्या? नोट्स बिल्कुल मिल सकता है। जैसे इन्होंने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली को इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स के अंदर एक चटकनी लगी थी जिसको दबाने से दरवाजा खुल जाता था। दरवाजे के बाहर भोजन रखा गया। बिल्ली भूखी थी, अतः उसने दरवाजा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी। प्रारंभ के प्रयासों यानी ट्रायल्स में जब बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया तो बहुत सारे अनियमित व्यवहार जैसे उछलना, कूदना, भागना आदि करती रही। इस उछल कूद में अचानक उसका पंजा चटकनी पर पड़ गया जिससे दबने से दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन खा लिया। बाद के प्रयासों में ट्रायल में बिल्ली द्वारा दिए जाने वाले अनियमित व्यवहार अपने आप कम हो गए तथा बॉक्स में रखने के तुरंत बाद बिल्ली सही अनुक्रिया करती पाई गई। सर मैं भी तो शायद सही एग्जांपल दे रहा था ना कि चिंपैंजी जो केला खाना चाह रहा था तो वो उसके पास सामान पड़ा था बॉक्स, तो वो बॉक्स को अरेंज करता अलग है, है। बस सूझ का सिद्धांत है कोहलर का। राइट। तो जो एग्जांपल जैसे लगा ना तो सिमिलर लगा उससे। बिल्ली जैसे यहाँ एफर्ट लगाई तो मुझे लगा कि चिंपैंजी भी अपना एफर्ट लगा रहा है ना। उन्होंने कहा सूझ के द्वारा और इन्होंने कहा ट्रायल के द्वारा। ट्रायल यानी हम किसी चीज का, जैसे थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी अभ्यास का नियम, तत्परता का प्रभाव का नियम। हम राइट सर, बहुत ज्यादा मतलब मिक्सअप हो रहे थोड़ा सा, इसलिए काफी दिन हो गए। जी बिल्कुल। तो हम जब तक ट्रायल, जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते करते हमें अचानक बिल्ली का पैर रख जाता है तो वो उसे पता लगता है कि ये चटकनी दबाने से दरवाजा खुलेगा और मैं खाना खा लूंगी। तो अगली बार वो कम करती है, उसके बाद और कम करती है, उसके बाद वो गई अंदर चटकनी खोल दी। वैसे ही बच्चा कोई सवाल हम देते हैं, कुछ करते हैं, ट्रायल सवाल सबसे ज्यादा सवालों में इसका होता है। छोटे बच्चे ट्रायल एरर बार बार सवाल करते हैं। छोटे बच्चे चलने की कोशिश करते, गिरते हैं, चलना सीखते, हल्के हल्के चलना सीख जाते हैं। सवाल करते हैं, हल्के हल्के सवाल करना, एक ही बार में सवाल सही कर लेते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर। इन्होंने 3 अभ्यास से भी सीखना आसानी से होता। हम अभ्यास करेंगे तो जल्दी सीखते हैं। तत्परता का अगर हम अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो सीखने में आसानी होगी। प्रभाव, अगर किसी प्रभाव यानी किसी वस्तु विषय का प्रभाव हम इसे सीखना चाहते हैं या उसका प्रभाव है कि इसे सीखने से कुछ फायदा होगा तो वो जल्दी सीख सकता बच्चा।
जैसे हम उसे कुछ रीएनफोर्समेंट या ऐसे कुछ प्राइज देते हैं तो वो जल्दी सीखने की कोशिश करता है। स्किनर के बारे में सुना? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर। इसके अनुसार एक व्यवहार तब सीखा जाता है जब इसे तुरंत प्रबलित किया जाता है। यानी इनके अनुसार प्राणी को वांछित उद्दीपक यानी स्टिमुलस या परिणाम रिजल्ट प्राप्त करने या कष्टदायक उद्दीपक से बचने के लिए प्रत्याशित उचित या सही अनुक्रिया यानी बिहेव पहले से स्वयं प्रदर्शित करना होता है। अर्थात उद्दीपक या प्रस्तुति के निमित्त प्राणी द्वारा किए जाने वाला व्यवहार ही परिणाम का स्वरूप निर्धारित करता है, अनुबंध बन जाता है। कोई बताएगा इसके? मानिक जी या मेधा? सर आपके हिंदी शब्द मुझे हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, सर। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ स्किनर, इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं सर, अगर आप समझाएं। हाँ, मानिक जी, किसी को? अंजलि? सर मैंने सुना है लेकिन मतलब मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे मतलब चूहे के साथ कुछ ऐसे मतलब फूड ग्रिप मतलब consisting of food grip system of hypersound produced at the time of delivering a plate of food, इस तरीके की कुछ चीज़ों के साथ मतलब कंडीशनिंग किया गया था सर। जस्ट a little bit similar to Thorndike's theory सर। अगर आप सर बताएं तो अच्छा लगेगा सर। हाँ, स्किनर ने जैसे चूहे पे प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक विशेष बक्से के आकार का एक यंत्र बनाया जिसे उन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष संख्या दिया था। यानी स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। स्किनर बॉक्स में उसमें लीवर था जिसे दबाने पर प्रकाश या विशेष आवाज के साथ भोजन एक तस्तरी यानी प्लेट में आ जाता था। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के अनुसार लीवर का संबंध एक ऐसी व्यवस्था में जो प्रयोग के भी समय के साथ साथ लीवर दबाने की आवृत्ति संचय गिरा पानी। प्रयोग के समय स्किनर ने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद किया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा तथा उछल कूद करता रहा। इसी बीच में लीवर दब गया। लीवर दबने पर घंटी की आवाज हुई और खाना तस्तरी में आ गया। चूहा तुरंत भोजन को नहीं देख पाता है लेकिन बाद में देखकर उसको खा लेता है। इसी तरह कई प्रयासों के उपरांत वह लीवर दबाकर भोजन गिराना सीख जाता है। इस प्रयोग में चूहा लीवर दबाने के लिए स्वतंत्र होता है। वह जितनी बार लीवर दबाएगा घंटी की आवाज होगी और भोजन तस्तरी में गिर जाएगा। स्किनर ने भोजन प्राप्त करने के बाद समय अंतराल में लीवर दबाने के चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी पुनर्बलन यानी भोजन रीएनफोर्समेंट चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई रीएनफोर्समेंट हो, अगर हम उससे प्राइज या किसी बच्चे को कुछ करें तो वो सीखने के लिए प्रेरित होगा। इसी प्रकार चूहा भी लीवर दबाने के लिए प्रेरित होता है एवं पुनर्बलन यानी रीएनफोर्स के फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अर्थात क्रिया प्रसूत ऑपरेंट रिस्पॉन्स के बाद पुनर्बलित उद्दीपक रीएनफोर्स स्टिमुलस दिया जाता है तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है। उसी प्रकार से मिले पुनर्बलन से सीखने में स्थायित्व आता है। यानी जब हम उसको रीएनफोर्समेंट पुनर्बलन करेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्स देगा और उसको खाना मिलेगा तो वो उसकी जो सीखने की प्रवृत्ति है उसमें स्थायित्व आ जाता है।
मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको। एक ये आपको इसमें बॉक्स दिख रहा होगा, चूहा लीवर को दबाते हुए दिख रहा होगा। यस सर, दिखाई दे रहा है। इसके बाद सर आप म्यूट पे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, एक और जैसा आप विकास जी बता रहे हैं, रचनावाद कंस्ट्रक्टिव क्या बता रहे थे आप उस समय, सीखना किस? तो सर इससे पहले एक और थ्योरी पे बात हो जानी चाहिए, हाँ, कोग्निटिविज्म पे। हाँ, क्योंकि ये जो एक सीक्वेंस में चली, जैसे आपने बताया शुरू में बिहेवियरिज्म है, तो बिहेवियरिज्म स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पे ज्यादा जोर डालता है कि रिवार्ड पनिशमेंट थ्योरी पर। उसके बाद जो अभी आपने थॉर्नडाइक के एग्जांपल्स दिए, सेटिस्फैक्शन वाली थ्योरी। इसके बाद कोग्निटिव ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो है केवल इसलिए नहीं सीखते रिवार्ड पनिशमेंट के लिए, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम अपना गोल सेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट की मैं साल के अंत में यहाँ तक सीख जाऊंगा लाइफ के लिए, जैसे कि मुझे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में कुछ एक कोर्स बना लेने हैं, मुझे सीखना है, तो हम हमारे कोई रिवार्ड केवल मार्क्स के लिए नहीं सीख रहे, हम केवल हम इसलिए नहीं सीख रहे कि हमें डिग्री मिलेगी, हम इसे सीख रहे हैं क्योंकि हमें एक कुछ अचीव करना है, इस तरह का हम केवल चेंज आना चाहते हैं या कुछ हमें अच्छा लग जाएगा, तो डेवलपमेंट होते हैं हम। ये जो थ्योरी होती है तो ये बिहेवियरिज्म के थोड़े से क्लैश करती है, उसे कन्फ्लिक्ट करती है, इसलिए इस थ्योरी लेटर थ्योरी आती है। इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं संज्ञानात्मक कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर। हाँ, संज्ञानात्मक की बात कर रहा था मैं सर अभी। इसमें हम यानी इंसान जो अभी हम टेक्नोलॉजी जिसमें हेल्प कर रही है हमारी, स्ट्रक्चर्ड अगर हमें कोई चीज़ सिखाई जाए तरीके से, छोटे छोटे लर्निंग आउटकम में ब्रेक कर कर लेसन बाय लेसन जो हम इन ह्यूमन बीइंग उसमें बेहतर रिजल्ट देते हैं। लगभग संज्ञानात्मक बाद इस बात पर जोर देता है कि सीखना तब होता है जब नई जानकारी या कोई विचार प्राप्त किया जाता है या आत्मसात किया जाता है, और शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना अर्थात शिक्षार्थी के दिमाग में ज्ञान की संरचना में समायोजित किया जाता है। यानी जब तक कोई नई चीज बालक नहीं सीखेगा, नया विचार नहीं प्राप्त करेगा या उसे आत्मसात नहीं करेगा, तब तक उसे सीखना नहीं कहा जाता है। इसके बाद रचनावाद जो आप बता रहे थे, इसमें सीखना अनिवार्य रूप से नए ज्ञान का निर्माण है। नए ज्ञान का ये निर्माण मानव अनुभूति और शिक्षार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षार्थी एक इंद्रिय निर्माता है, जबकि शिक्षक एक संज्ञानात्मक मार्गदर्शक जो सीखने का माहौल बनाता है, जिसके साथ शिक्षार्थी बातचीत करता है और नए ज्ञान का
निर्माण करता है। यानी संरचनावाद में शिक्षक एक फैसिलिटेट, क्या कहेंगे अंजलि जी, कुछ या अन्य कोई बता सकता है? सर सुगम करता, मतलब हमारी जिम्मेदारी है, हम जैसे कोग्निटिज्म में क्या करते हैं कि वहाँ पे ज्ञान का निर्माण हम करते, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, और यहाँ पे रचनात्मकवाद में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं, एनवायरमेंट है, उसके इंटरप्ले से, उनकी अंतर क्रियाओं से मैं ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा हूँ। और तो शिक्षक की भूमिका वहां पे क्या हो जाती है कि एक सुगम करता है, वो फैसिलिटेटर की भूमिका में है, वो एनवायरमेंट बना रहा है, अगर वो रियल नहीं है तो कृत्रिम रूप से बना रहा है वहां पे। यानी आसपास टीएलएम रखेगा, बोर्ड पे पिक्चर दिखाई जाएगी, मुझे ऐसे एनवायरमेंट में ले जाया जाएगा जिससे मेरा माइंड कनेक्ट करके सीख रहा होगा। कोग्निटिविज्म में सर एक एग्जांपल शेयर करना चाह रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में ध्यान आया कि पियाजे बहुत फेमस है उसके, तो जीन पियाजे, उनकी थ्योरी उन्होंने दी कि 2-3 टर्म है उनकी फेमस, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। यानी जब हम हमारे माइंड में हर एक चीज के कुछ कंसेप्ट बनाते हैं, उन्हें बोल रहे हैं वो स्कीमा। तो जैसे आपने एक बच्चे को बताया कि एक 4 पैर होते हैं इसके, ये जो जानवर दिखाई दे रहा है, तो बच्चे ने चले गए 4 पैर होता है, उसे गाय बोल रहे हैं। अब बच्चे को अगले दिन कुत्ता दिखाई दिया, पर वो 4 पैर तो उसके भी हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जो अवधारणा बनी थी, कंसेप्ट डेवलप हुआ था, उसमें टकराव हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है एसिमुलेट कर रही है कि 4 पैर हैं, ये कुत्ता है, तो बच्चा उसे कुत्ता समझ रहा है, फिर भी वो अब उसका माइंड क्या कर रहा है कि नहीं, गाय से अलग, गाय बड़ा था, ये भोगता है, वो घास खाती है, तो ये अब उसका माइंड कंसेप्ट में टकरा रहा है, और वो कह रहा है नहीं नहीं, ये 4 पैर हैं, ये गाय है, ये 4 पैर है, कुत्ता है, इसकी साउंड अलग है। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, तो थोड़ा झगड़ा होता है, थोड़ा अनरेस्ट आता है, पर बाद में माइंड जो है अवधारणा को पक्का कर लेता है कि 4 पैर भले ही हैं, पर ये गाय गाय होती है, कुत्ता कुत्ता होता है, और बिल्ली भी हो सकती है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया, पहले एसिमुलेशन होगा, फिर एकोमोडेट करते हैं कंसेप्ट को, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, तो ये कोग्निटिविज्म में होता है। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ कोग्निटिव थ्योरी की। जीन पियाजे काफी फेमस हैं इसके। ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है, जिससे बच्चे को सीखने में काफी मदद मिलती है। लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिगम व्यवहार में मॉडिफिकेशन, जब तक व्यवहार में मॉडिफिकेशन नहीं होगा उसे सीखना नहीं कहेंगे। और सीखने के विभिन्न सिद्धांत होते हैं, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, थाइलडैक का ट्रायल एरर और कोहलर का सूत्र सिद्धांत, इनके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करके सीखने के संबंध में बताया गया है। इसके बाद एक सीखने की प्रवृत्ति टेक्नोलॉजी में सीखने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उभरते स्वरूप, यानी सीखने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार हेल्प करती है, जैसे मल्टीमीडिया, इसके उभरते स्वरूप, इंटरनेट, इंट्रानेट, सेल फोन, ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एडुसेट, शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन, उपग्रह भी हैं, और अभी नए नए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आए हैं, एआई आया है, कई चीज़ें आ गई हैं। इनका लर्निंग में क्या उपयोग है, लर्निंग में ये कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे बच्चों को सीखने में मदद करते हैं, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों का उपयोग भी करते हैं, अभी भी हम उपयोग कर रहे हैं।
और हम कैसे अपने टीचिंग में, ट्रेनिंग में इन चीज़ों को उपयोग करके और अधिगम को अधिक से अधिक प्रभावी कैसे बनाएं, कैसे इनका उपयोग करें। कोविड काल में इनकी आवश्यकता पड़ी थी और हम लोग इसमें अभ्यस्त नहीं थे। तो अभी 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं 6:10 पर, फिर इन पर चर्चा करते हैं कौन कौन से उभरते नए इनके अभिवृत्तियां हैं, नए नए कौन से क्षेत्र हैं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम को प्रभावित किया है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, इस सर आवाज आ रही है। तो ठीक है, कितने 10 बजे हम मिनट रिज्यूम कर रहे होंगे? 6:10 6:10 पर। पर, 6:10 राइट पर। सर। ठीक है, उभरते स्वरूप जो है इनके, टेक्नोलॉजी प्रभावित करती है अधिगम को, सीखने को।
ब्रेक से पहले सभी अधिगम में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उभरते आयाम, कोविड के बाद बहुत सी ऐसी उभरती प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अधिगम को आसानी से करने में हम लोगों की बहुत ही मदद की कोविड काल में। आगे भी इनका सही उपयोग और हम इसमें कैसे पारंगत हो, कैसे इसके द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण में या अधिगम में सहायता लें, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे आयाम हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच प्रस्तावित है। नेशनल फोरम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस फोरम की स्थापना उच्च शिक्षा के लिए अधिगम, मूल्यांकन, योजना एवं प्रशासन आदि को बढ़ाने के लिए की गई है, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम विचारों के आदान प्रदान में सहायक बन सकें। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। आखिर AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे कार्य करता है और कैसे सीखने में मदद करता है, इसके बारे में चर्चा मेधा जी कुछ बताएंगे इसके बारे में। मनिक जी। सर क्वेश्चन एक बार फिर से पूछेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ वर्क, कैसे वर्क करता है सीखने में। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा कि बहुत ही नई चीज़ है जो कि अभी आई है। चैट GPT भी एक चीज़ है। थ्रू दैट सर अभी एक वो टूल है जो वो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल, मतलब ये लैंग्वेज क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हमको किसी चीज़ के बारे में जानना हो या लिखना हो, तो अगर हम उस टूल में अपना वो कीवर्ड्स यूज करे या लिखे, तो उसका वो पूरा ऐसे बना के दे देता है हमें, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन बना के देता है। इवन इफ यू ट्राई टू राइट अ मेल, जैसे कि अगर हम लिखना चाहते हैं किसी ऐसे लिखना चाहते हैं, किसी को मैसेज करना चाहते हैं, तो वो हम जैसा चाहेंगे वो वैसा ही ह्यूमन लैंग्वेज के तरह ही वो लिख के हमें भेजते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही एक एडवांस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि टाइम को भी बचाता है, इफ़ेक्टिव भी है, और बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलता है उसके थ्रू।
तो ये बहुत ही एक ह्यूज इम्पैक्ट देते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, आई मीन एजुकेशन में। बिल्कुल, एआई प्रत्येक बालक को उसके अनुसार व्यक्तिगत रूप से सीखने में मदद करता है। एआई बहुत ही एडवांस है, ये हमें बताता है किस प्रकार बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार व्यक्ति कैसे सोचता है, बालक किस प्रकार अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया देगा, किस प्रकार उसके लिए शिक्षण सामग्री हो, किस प्रकार पाठ्यक्रम हो, किस प्रकार बच्चे का मूल्यांकन में किया जाए, ये सब एआई हमें उपलब्ध कराता है, जिससे हमें सहायता मिलती है। बच्चों का व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है। अब हर जगह इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान आ रहे हैं, आइटम आ रहे हैं, सब में एआई का अधिकतर उपयोग हो रहा है। शिक्षा में भी एआई विभिन्न सॉफ्टवेयर ला रहा है, जिससे काफ़ी विभिन्न कंप्यूटर पे, ऑनलाइन पे, जैसे आपने बताया जीपी चैट, इसका भी बहुत ही बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। इसके अलावा भी भारत सरकार ने डिजिटल इनिशिएटिव लिया और कई प्रकार की योजनाएं शुरू की, जैसे स्वयं प्रभा एक टीवी चैनल है। ये जो लोग पढ़ नहीं सकते, दूर है पढ़ने के, उन तक इसके द्वारा टीवी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें 32 चैनल हैं। ई पाठशाला करके एक मोबाइल ऐप भी सीखने के लिए बच्चों उनसे अपनी एनसीईआरटी की यानी विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की बुकें डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे सीखने में फ़ायदा उठा सकते हैं। मानिक जी कुछ बताएंगे डिजिटल? यस सर। हाँ हाँ, अभी तो पकड़ लीजिए सर, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना चल रहा है। तो हर कोई अपने हाथ में एक स्मार्टफोन रख रहा है। अगर हम बड़े आदमी के बारे में बात करें तो कभी कभी हम अपना मतलब पर्सनल एक बात बोलते हैं। पकड़ लीजिए मैं यूट्यूब चला रहा हूँ और यूट्यूब में मैं थोड़ा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल टाइप का वीडियोस मैं देख रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ 1 या 2 दिन जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ तो अगले ही दिन मुझे नोटिफिकेशंस मिलते हैं सिमिलर टाइप्स ऑफ वीडियोस। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब रिसर्च किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें ऐसा होता है, हर इंसान जब कुछ सर्च करता है, गूगल में जाके करता है, तो उसका एक रिकॉर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पास रख लेता है और उस हिसाब से उस आदमी का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से उनको नोटिफिकेशन भेजा जाता है और अपने तरफ बार ही बार उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है, किया जा रहा है। मतलब इससे ये भी पता चलता है अभी जो आपने कहा है एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन केस ऑफ स्कूल लर्निंग, अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो इससे हमें मतलब ये पता चल सकता है कि एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उसके इंटरेस्ट के ऊपर मतलब बेस करके हम उसको मतलब बेटर गाइडेंस दे सकते हैं इन फ्यूचर। बट फॉर दैट मीन्स द पर्सनल गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो नीडेड सर, आई थिंक। मुझे तो सर अभी इतना ही पता है एआई के बारे में। हाँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इट्स यूज इन दैट मीन्स टीचिंग इज़ वेरी फ्रूटफुल। क्योंकि अभी पकड़ लीजिए अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो ये एजुकेशन के सेक्टर में मतलब बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, टीचर के लिए भी बहुत लाभदायक है। क्योंकि इसके व्यवहार करके इसका यूज़ करके मतलब टीचर्स जो ऑनलाइन बुक्स है उसको एक्सेस कर पाएंगे, ऑडियो वीडियो जो मटेरियल्स है उनको भी कलेक्ट कर पाएंगे और जो इंफॉर्मेशन अपने जो एरियाज़ है रिसर्च के जो टॉपिक्स है जो पार्ट्स है
उस इंफॉर्मेशन को भी वो मतलब कलेक्ट कर पाएंगे। इससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई से मतलब जो क्लासरूम होंगे वो बहुत ज़्यादा ही जॉयफुल हो सकता है, और इट कैन फैसिलिटेट लर्निंग टू ऑल सेक्शंस ऑफ रीडर्स, और लर्निंग को और ज़्यादा आसान बना सकता है, उसको इंटरेस्टिंग बना सकता है, उसको जॉयफुल बना सकता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सर मुझे जितना पता है मतलब टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम लोग मतलब कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, नया नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो डिवाइसेस हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज मटेरियल रिसोर्सेज हम लोगों के पास अवेलेबल है, उसके सहाय से हम लोग टीचिंग लर्निंग का जो TLM है वो मतलब वीडियो हो, कुछ कंटेंट हो, हम लोग उसको बना सकते हैं, और उससे हम लोग मोर कम्प्रिहेंसिव लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट को। उसके बाद सर अगर हम बताएं तो टेक्नोलॉजी के मतलब व्यवहार से हम बच्चों का जो मतलब रिकॉर्ड्स है उसको हम रख सकते हैं, उनका जो प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, उसको भी हम लोग मतलब ट्रैक कर सकते हैं टाइम टू टाइम। फ्यूचर में उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं हम लोग। सो इससे स्टूडेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा सर। तो ऐसा और कोई इससे प्लेटफॉर्म है जिस पर ये सब हम कर सकते हैं? तो अभी तो सर कुछ ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने एग्जांपल्स दिया था, मतलब कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, ई पाठशाला हो गया। सो अभी कुछ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहाय से और टेक्नोलॉजी के सहाय से मतलब जो टीचर है वो मतलब अपना लेसन प्लान कर सकते हैं, वो जो फॉर्मेटिव जो टेस्ट होते हैं उनका प्लान कर सकते हैं, और उससे मतलब जो लर्निंग बच्चों का कैसा हुआ है उसके ऊपर मतलब टीचर मतलब अपना जो फीडबैक है वो रख सकते हैं आसानी से सर। और ऑलरेडी हम लोगों ने आगे भी पहले डिस्कस किया था, जो मुख्य के बारे में आपको बताया था, जो आपका मास ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताया था। तो उस हिसाब से मतलब जो आपका ई लर्निंग है, ई लर्निंग को हम लोग मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। All sections of people can, irrespective of their age bars, they can participate in that online learning, sir, with the help of technology, sir. गूगल So मुझे क्लासरूम तो के सर बारे में सुना है? गूगल क्लासरूम, सर गूगल क्लासरूम के बारे में सुना हाँ है सर, ना? सुना है। अभी तो हम लोग पकड़ लीजिए गूगल मीट पे हम लोग मतलब क्लास ले रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हो गया। अब जूम क्लाउड हो गया, आपका स्काइप हो गया, यूट्यूब लाइव के बारे में आ गया, फेसबुक लाइव के बारे में गया। इन सब से हम लोग मतलब डिजिटल लर्निंग कर सकते हैं सर, और जो मतलब टीचिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चों को मतलब फ़ायदा होगा सर। और इससे मतलब और कोलैबोरेटिंग टीचिंग और लर्निंग भी हो सकता है। पकड़ लीजिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच में जो मोस्ट साइन होता है, उसके हिसाब से मतलब दूसरे कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर मतलब दूसरे कॉलेज के बच्चों को मतलब ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से पढ़ा भी सकते हैं। तो उससे मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, इससे मतलब लर्निंग के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है सर। थैंक यू सर, इतना ही मेरे से। अंजलि जी, गूगल क्लासरूम के बारे में कुछ बता सकती हैं? कैसे कार्य करता है, क्या है इसका? सर गूगल क्लासरूम को तो नहीं यूज़ किया है, केवल गूगल मीट ये सब किया है। गूगल क्लासरूम को नहीं मतलब ट्राई किया एक बार और भी। कोई? मेधा जी? यस सर, गूगल क्लासरूम सर कोविड के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर था, क्योंकि उसमें हम लोग कम्युनिकेट करते थे विद द टीचर्स। नोट्स हो, चाहे ग्रुप कॉन्वर्सेशन हो, या टीचर्स को कुछ भी बोलना हो, तो उसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे। क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड में ट्रेडिशनल क्लासरूम्स का कुछ नहीं होता था, मतलब क्लासेस नहीं होते थे फिजिकली। तो गूगल क्लासरूम के थ्रू भी ऑल्सो मतलब असेसमेंट्स भी होता था, पीडीएफ देते थे हम लोगों को, लिंक्स देते थे जीमीट का, जिसमें हम क्लास से। तो गूगल क्लासरूम एक ही जरिया था हम पढ़ाई का, कम्युनिकेशन का। तो या गूगल क्लासरूम हैज बीन वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द लॉकडाउन सर। बिल्कुल। गूगल क्लासरूम सर के हाँ, बोलिए मानिक। सर और एक चीज़ जो मतलब कोविड सिचुएशन के समय सबको मतलब सबसे ज़्यादा मतलब हेल्पफुल किया था, वो थे व्हाट्सएप सर।
जो टीचर्स है उन लोगों ने मतलब बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियो लिंक्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, पीडीएफ होते हैं, एनी इन्फॉर्मेशन टीचर उसमें शेयर करते थे और उससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ है सर व्हाट्सएप ग्रुप से। आप सर म्यूट है सर। हाँ, गूगल क्लासरूम के माध्यम से हम ऑनलाइन वर्क भी दे सकते हैं, उसका ऑनलाइन उसका वर्क प्राप्त भी कर सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, असाइनमेंट का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको नंबरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक ई यंत्र, भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू कर दी, ई यंत्र, जिसमें गणित, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करके रोबोटिक भी शामिल किया गया था। एक ई शोध सिंधु, जिसमें हम ई आचार के बारे में किसी ने सुना है? स्पोकन ट्यूटोरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल एक डिजिटल पहल है। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति स्वयं विभिन्न निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीख सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर है और सीखने में रुचि है, वो अपनी सहज भाषा में, यानी अपनी निजी भाषा में किसी भी स्थान से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सीख सकता है। ये एक मैत्रीपूर्ण ऑनलाइन चर्चा मंच है। कोई भी नई चर्चा शुरू कर सकता है या मौजूदा चर्चा में शामिल हो सकता है और स्पोकन ट्यूटोरियल समुदाय से उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसका उपयोग करना आसान होता है। इसका कोई उदाहरण बताएंगे क्या, कैसे काम करता है स्पोकन ट्यूटोरियल? किसी ने नाम सुना स्पोकन ट्यूटोरियल? नो सर, मैंने नहीं सुना। सर मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तब नहीं बोल सकते सर। हाँ, ये एक कोई बताया, एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम विभिन्न सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये निःशुल्क है। अपनी भाषा के अनुसार हम इस पे वहाँ अपने एक्सपर्ट जुड़े हुए होते हैं, उनसे हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं, उनसे कैसे ये होता है सीख सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा पोर्टल है जो कि भारत सरकार से संबंधित, भारत सरकार ने इसे चलाया है और ये बहुत ही फायदेमंद है। हर व्यक्ति को इसको स्पोकन ट्यूटोरियल, हम टीचर हैं, टीचर को तो बहुत आवश्यक है इसके। ई विद्वान, एक नई और भारत सरकार ने योजना शुरू की जो कि अनुसंधान से संबंधित है। ये भारत एवं विदेशों में अनुसंधान एवं विकास संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिकों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल एकत्र करता है और उनके साथ सीधे संचार स्थापित करता है। आपस में सूचना के आदान प्रदान के लिए एक मंच देता है। ई विद्वान डेटाबेस आपको सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों और कार्यबलों के लिए विशेषज्ञों को चुनने में भी मदद करता है। यानी आप इसमें विभिन्न विशेषज्ञ जुड़े रहते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, जिससे आप सीधे संचार स्थापित कर सकते हैं और सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। उनसे हम अपनी जिज्ञासाओं को अपने शांत कर सकते हैं। ई शोध सिंधु
जो कि एक पोर्टल है जिसमें विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ई पुस्तकें फ्री उपलब्ध हैं। हम इसमें जाकर आईडी बनाकर इसमें हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं और उनसे सीखने में मदद ले सकते हैं। और कोई कुछ बताएगा नए परिवर्तन? नहीं पर सर आप देखेंगे कि आजकल जब से कोविड आया है तब से, पहले से ही है पर तब से थोड़ा सा इनमें ज़्यादा वो आया है ऑनलाइन कोर्सेज कि अब लोग जैसे उडमी है, कोर्सेरा है, एडुएक्स है, फ्रेमर स्पेस है, टिस है इंडिया में, और गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है स्वयं करके SWYAM। तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट डोमेन्स के IIT द्वारा या IIM द्वारा अच्छे कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं जहाँ से हम लर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। स्वयं से पहले कौन से बताए थे? TISSX टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बनाया है अपना एक, और उससे पहले जो प्राइवेट में है जैसे उडमी करके है, और एडुएक्स है। क्या है इसकी उद्यमी की? उडमी में क्या है कि आप जैसे आप सर्च करोगे ना कोई भी कोर्स जो आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे कैसे वीडियो बनानी है, मुझे कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मुझे खाना कैसे बनाना है, म्यूजिक सीखना है, तो हर एक पे इन्होंने वहाँ कोर्स मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे आप एनरोल करोगे और एनरोल करने के बाद में आपको पूरा कोर्स करना होगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उद्यमी UDEMY उडमी। मूक भी है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन करने से आप कह रहे हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो इस तरह के ये अचानक से मतलब अब ब्लेंडेड एजुकेशन की डिमांड हो गई है कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो कई सारी यूनिवर्सिटियां, सभी लोग इस तरह के कोर्स बना दिए कि स्टूडेंट अपने सेल्फ पे जब उन्हें जरूरत है तब वो सीख सकें। जैसे क्लास में क्या होता है, फिक्स होता है क्लास का टाइम, अगर मैं मिस कर गया तो मिस कर गया। यहाँ पे क्या होगा कि जब मुझे जरूरत है मैं दोबारा जाके सीख सकता हूँ एक डिफरेंट टाइम में। ब्लेंडेड मोड लर्निंग, इसके बारे में सुना है किसी ने? यस सर, यस सर। मेधा कोई और बताएगा इसके बारे में? मानिक? मानिक जी? सर मुझे तो इसके बारे में इतना पता नहीं है सर। बताइए विकास जी और इसके बारे में। तो ब्लेंडेड मोड में क्या होता है कि अभी तक जनरली ट्रेडिशनल लर्निंग एक्सपीरियंस रहे हमारे कि टीचर है, एक स्कूल इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्टूडेंट आते हैं, वहाँ सिलेबस होता है, रेगुलर क्लास चलती हैं, तो ये पहला टाइप है। पर आजकल क्या है कि हर एक की यूनिक है कि आपका लर्निंग पेस मेरे लर्निंग पेस से अलग है, आपकी लर्निंग टाइमिंग मेरे लर्निंग टाइमिंग से अलग है। तो इसलिए कुछ सेशन ऑनलाइन होंगे, इसके अंदर ऑलरेडी डिजाइन कोर्स होगा, कुछ ऑफलाइन भी होंगे। जैसे अभी सर क्या कर रहे हैं, हमें सेशन दे रहे हैं जबकि हम डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। तो ब्लेंडेड हो गया ये कि मतलब हमें डिस्टेंस में पढ़ना था, फिर भी हमें अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो हम किनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। तो ब्लेंडेड मतलब दो चीज़ों का मिक्सर है। यहाँ जिस तरह ऑफलाइन क्लास चलती है वो भी, और जो ऑनलाइन पेस है वो भी, तो दोनों किसी कोर्स में दोनों ही मीडियम अवेलेबल होंगे, तो उसको ब्लेंडेड बोल रहे हैं। यानी जहाँ आपको बातचीत करने का मौका भी मिल रहा है आपस में और अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम आपस में बात कर पा रहे हैं मानिक, अंजलि में, तो ये मौका भी मिल रहा है, और अपने अपने जो हमारे पास ई मटेरियल पहुंच रखा है अपने पढ़ाई हम कर ही रहे हैं। तो इस तरह को ब्लेंडेड लर्निंग मटेरियल कहा जाता है। मिश्रित, और सर इसमें ऐड कर देंगे अगर जो कुछ कम रह गया होगा तो। मिश्रित शिक्षा भी कहते हैं। मिश्रित यानी आपस में तो बहुत से ऐसे वर्कशॉप भी चल रही है ब्लेंडेड मोड। पहले एक हफ्ता आपकी क्या कहते हैं ऑनलाइन होगी, फिर एक हफ्ता आपका ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड, ये मिश्रित ब्लेंडेड लर्निंग इसी का नाम है। हम अपनी इस प्रकार अभी हम ऑनलाइन जुड़े हैं और कहीं कहीं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से हम आपस में जुड़ के अपनी समस्या का, अपने जिज्ञासाओं का, सवालों का जवाब पाते हैं और सीखने में इससे हमें मदद मिलती है। ये तो पुराने हो गए। वैसे मल्टीमीडिया क्या रहता है? मल्टीमीडिया कैसे सीखने को प्रभावित करता है, कैसे हम लोगों को लाभ पहुंचाता है? तो मैं कुछ इस पर बात रखूं सर अपना एग्जाम्पल इस पे?
हाँ रखिए रखिए, अंजलि जी भी रख सकती हैं, आप भी रखिए। जी अंजलि जी, आप चाहती तो पहले आप रख लीजिए, नहीं तो मेरे पास एक दो एग्जाम्पल माइंड में आया था अभी। मल्टीमीडिया। शायद मैं रख लेता हूँ, हाँ, अंजलि जी अभी नहीं बोल रही हैं। तो मल्टीमीडिया मतलब जैसे हमारे फाइव सेंसर्स हैं, तो कुछ लोगों को सुनकर समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को बीच उन्हें ऑडियो सेंसरी बोलते हैं, कुछ लोगों को देखकर जल्दी समझ में आता है। तो इस तरह का लर्निंग जिन पे जो काम करते हैं उन्होंने बताया कि हम जब जितने ज्यादा मोड्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे अभी हम रिटर्न में बुक एक मिल गया हमें, एक हमें ऑडियो में मिल रहा है, एक हमें वीडियो देख पा रहे हैं हम, तो अलग अलग मीडियम है लर्निंग के, इंफॉर्मेशन पहुंचने के। तो मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है, कई सारे मीडियम एक ही जगह अवेलेबल हों। जैसे हमारा फोन क्या है, मल्टीमीडिया सेट है, हम अपने फोन में वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक साथ कई सारे मीडियम अवेलेबल हों, वो मल्टीमीडिया में आता है। और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो सीखना होता है, जब हम जितने ज्यादा मोड में एक साथ काम इंगेज है, मतलब हमारे कान भी और मैं देख भी रहा हूँ उस चीज को और उस चीज को कर भी रहा हूँ, तो वो लर्निंग ज्यादा होगी। अगर मैं केवल सुन रहा हूँ तो वो लर्निंग कम होगी, अगर मैं कल पढ़ रहा हूँ तो वो और भी कम होती है। तो मल्टीमीडिया हमेशा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल। और कोई उदाहरण देंगे? और कुछ अंजलि जी बोलिए। हेलो। बोलिए। मुझे लगा है जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह हुआ, जैसे विकास जी अभी कह ही रहे थे, फोन को ही सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं। कंप्यूटर भी इसी में आएगा क्योंकि आप इसमें इनपुट आउटपुट सभी कुछ है, आप दे भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीमीडिया का ही मतलब है। इसके अलावा मतलब हार्ड में जाएंगे तो शायद यही मुझे समझ में आ रहा है अभी, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। हेलो सर, मैं कुछ कह सकता हूँ सर? हेलो यस सर, मानिक जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप बोलिए। सर आपने जो कहा था वो तो एकदम सही है। सो मल्टीमीडिया का यूज सर, पकड़ लीजिए एक टीचर है, इंग्लिश का टीचर, वो क्लास में राइम्स पढ़ाने गए हैं, तो वो जो जाएंगे तो राइम्स वो पढ़ाए, उसके बाद वो रिदमिकली मतलब वो म्यूजिक के थ्रू भी, मतलब एक ऑडियो साउंड के थ्रू भी उसको सिखा सकते हैं और वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से एक ही जगह पर जब मतलब ऑडियो वीडियो और टीचर का जो स्किल परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मतलब जब टीचिंग होगा तो आई थिंक लर्निंग भी बेटर होगा। तो उस हिसाब से मल्टीमीडिया हम उसको कह सकते हैं सर। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ये कैसे सीखने में फायदा दे सकती है? तो चैट जीपीटी लेटेस्ट एआई, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब जब हम इन पूछ रहे हैं तो जवाब आ रहा है एक तो हमें अब तक। आर्टिफिशियल मतलब ये हमें पहले ही हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम क्या आंसर लाना चाह रहे हैं, जब मेरे हिडन मीनिंग मतलब, तो उस वो खुद से रीड कर कर हमें हेल्प कर देती है। तो जैसे जनरली जो चैट जीपीटी में हमने देखा है कि गूगल में सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे सर्च आते हैं, वहां पे हमें सर्च में छाटना होता है कि जैसे मैंने छाटा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। अब इसमें मैंने लिखूंगा कि मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, तो वो अपने आप ही मुझे आंसर देना शुरू कर देगा। और अगर मैं उसमें कीवर्ड चेंज करूंगा कि नहीं नहीं मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी है 1 घंटे में, तो अपने आप ही अपने आंसर को उस तरह चेंज कर देगा। यानी वो मेरी नीड को समझकर अपने आप को चेंज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। तो ये काफी यूजफुल है और काफी रिवोल्यूशनरी भी है, क्योंकि अभी तक हम लोग इतने शायद तैयार भी नहीं हुए हैं कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कभी यूज कर पाए। आप देखते होंगे कि गूगल वगैरह जो ऐड है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, सूज किया आपने, तो अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो वहां भी सूज ही दिखाई देगा आपको। यहाँ तक कि आप जूम कॉल पे जाओगे तो वहां भी सूज का ही ऐड आएगा आपको। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो पाता है। तो बच्चे को उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से सीखने में मदद करता है। और कोई टूल है या प्लेटफॉर्म? हाँ बोलिए मानिक जी। मैं सर विकास जी से एक बात पूछना चाहता हूँ सर। विकास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मानिक जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप प्लीज बोलिए। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी पकड़ लीजिए हर जगह पर इसका यूज हो ही रहा है।
हर किसी इंसान के हाथ में आजकल एक स्मार्टफोन होता है जिसमें उनका बहुत से डाटा रहता है। पकड़ लीजिए बैंक का जो लॉगिन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का लॉगिन हो गया, ईमेल का लॉगिन हो गया। अभी आपने जो कहा है, जो मैं गूगल पे अभी देख रहा हूँ, अगर मैं अपने ईमेल बॉक्स खोलता हूँ या मैं यूट्यूब में जाता हूँ तो एक ही प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट्स है वहाँ भी दिखा जा सकता है। तो अगर गूगल में जो दिखाई दे रहा है, यूट्यूब में एक ही देख रहा हूँ, मैं याहू में जब जाता हूँ वहाँ पर भी एक ही देख रहा हूँ, इससे क्या हम लोगों का जो डाटा लॉस होने का चांसेस आ जाता है क्या इसमें? तो मानिक जी, इस पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी सर ने क्या क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमसे सवाल पूछा कि चैट जीपीटी वगैरह एआई का पॉजिटिव यूज किया है, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव है कि हम इससे, सर ने बताया भी कि हम अडेप्टिव लर्निंग अपने पेज से जो मुझे समझते हुए पढ़ा सके। पर इसका एक साइड इफेक्ट, मतलब हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए जानबूझ कर रखा था कि ये तो हम देख ही रहे हैं, पर उससे क्या होगा कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी चॉइसेज हैं, वो चॉइसेज भी अब कोई और कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब आपको शुरुआत में फेसबुक ने, गूगल ने बहुत सारी फैसिलिटी दी, हमने उन्हें यूज किया, आप सही कहते हो, हमारी सारी चॉइसेस उनके पास चली गई। अब वो मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लॉन्च चाहिए, जैसे हमें चाहिए खाने में क्या खाना है, तो वो लोग हमें गाइड कर रहे हैं और हम फिर कहते हैं कि हमारी चॉइस है। एक्चुअल में वो हमारी चॉइस है ही नहीं, हमारा डाटा उनके पास है, हमें क्या पहनना है, हमें किस स्कूल में कुछ कोर्स में एनरोल करना है, ये सब कुछ लोग तय कर रहे हैं। तो एक तरह से मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया इन बड़ी कंपनियों ने। तो ये जो टूल है, ये टूल उन लोगों को ज्यादा काम आ रहा है, मिडिल क्लास या जो नए लोग अभी सीखने में आ रहे हैं, वो लोग उनके हाथों प्ले बनते जा रहे हैं, मतलब उनके इस टूल में। जैसा मेरा मानना है, मेरी इंडिविजुअल थिंकिंग है ये शायद, तो पर ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये जो जिनके हाथों में टेक्नोलॉजी है, फेसबुक है हुआ, व्हाट्सअप हुआ, गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमारी चॉइसेस को, डाटा को। जैसे आपने बताया, उनके पास सारा डाटा है कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी मूवी देखना चाहते हैं, तो अब ये बता देंगे हमें ये वाली मूवी बनाई जाए, तो उसी तरह की मूवी आगे बनेगी। ये वाला ब्रांड मार्केट में आए तो वो मार्केट में आएगा, तो एक तरह का खतरा भी है। तो इसमें ह्यूमन को थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। मैं इस और इशारा कर रहा था सर। थैंक यू विकास जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया है। तो इससे मतलब फ्यूचर में चैलेंजेस है, हम लोग मतलब टेक्नोलॉजी के अधीन मतलब स्लेव्स हो जाएंगे, ऐसा लगता है कभी कभी। ऐसा लगता है, पर जैसे मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग पे भरोसा करना चाहिए मुझे आप पर। जैसे आप इतने सर हैं, हम सब अंजलि हैं यहाँ पर, तो हम सब लोग अगर इंटेलिजेंसी मतलब वो अलर्ट रहें और समाधान निकालेंगे, तो हम इसको अवॉइड या डिले कर सकते हैं, या फिर हम और बेटर टेक्नोलॉजी को ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि सभी लोगों को अपनी जो पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूज करें, तभी बचा जा सकता है। अगर हम फुल केवल सुनते ही रहें, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा फिर। अलर्ट जिम्मेदार चैलेंजिंग है सर, मैं मानिए जिससे आपसे स्वीकार करता हूँ ये बहुत। हाँ जी हाँ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। तो इसका सही हाथों में, क्योंकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है चैट जीपीटी का, गलत हाथों में जाने पर ये हम लोगों का नुकसान भी हो सकता है। अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई एक क्रांति सी ला दी है, और प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार पढ़ने के अवसर भी एआई दे रहा है। कैसे बच्चा अधिकतम कर सकता है, न समय का बाउंड है, न उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे को पढ़ने का, बच्चे को सीखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। चैलेंजिंग है, पर सही दिशा में आगे बढ़ के, तभी तो कहा गया सीखना मॉडिफिकेशन है, ना कि डाउनफॉल में अगर कोई चीज हो तो उसे सीखना नहीं कहेंगे। सर यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट है, मैं ये रखना चाह रहा था कि मानिक जी ने अपनी बात में ये बात रखी थी कि जब हम ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये डाउनफॉल मॉडिफाई की डेफिनेशन है ना, ये भी कुछ सर्टेन लोग ही तय करते हैं, एक सर्टेन समाज के लोग ही, तो वो ये चेंज होती रहती हैं। तो ये जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, अभी हम चैलेंज पे बात कर रहे थे, तो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जैसे अभी मोदी जी के बारे में है, तो इनका आपने सुना होगा कि IT सेल करके है, बोलते हैं, तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप द्वारा सर्कुलेट कर देते हैं, लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। या राहुल गांधी के बारे में डिफरेंट तरह के नोशन बन गए हैं। तो ये क्यों, यानी कुछ भी पॉसिबल है, अच्छा बनाना भी, नेगेटिव बनाना भी, तो ये भी ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहा है। यानी कोई एक वैल्यू मेरे लिए अच्छी हो सकती है, आपकी फैमिली के लिए वो बुरी हो सकती है। तो ये अच्छा बुरा बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब इसको इस तरह नहीं कह सकते कि जिस तरह हम
पॉजिटिव लर्निंग है। तो ये मैं इस पे कह रहा, ये मेरा पॉइंट ये है कि अच्छाई बुराई को इस तरह हम डिफाइन करना अपना आप में एक चैलेंजिंग रहा है शुरू से ही टाइम पे। बिल्कुल, और अवसर तो है ही, इसको हम अवसर के रूप में ले सकते हैं आई को। और वैसे भी भारत में काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पढ़ाई के लिए हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिल पाते। एआई एक बच्चे को उसके अनुसार पढ़ने में अवसर मुहैया करा सकता है। सर, मेरा एक प्रश्न था आपसे। प्रश्न ये है, टेक्नोलॉजी हम लोगों के बीच में है, वो तो बहुत अच्छा बात है, उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, अभी कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ये सारे बच्चे मतलब ज़्यादातर बच्चे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, और या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनके माता पिता मतलब पकड़ लीजिए एक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मतलब खरीद नहीं पाते हैं, और उनको जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो without providing the computer literacy or digital literacy to the children, how can we expect that this artificial intelligence will provide that fruitful learning to the students? तो पहले गवर्नमेंट को मतलब उस एरिया में काम करना पड़ेगा जहाँ पर मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो मतलब इकोनॉमिकली मतलब स्टैंडर्ड हो, उनका मतलब इकोनॉमिकली ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जिससे ये लोग मतलब टेक्नोलॉजी को अपना सके। टेक्नोलॉजी को जब अपनाएंगे तभी जाके ये लोग मतलब टेक्नोलॉजी का जो यूटिलिटी है वो सीखेंगे। मेरे हिसाब से मतलब अभी मतलब जो पॉवर्टी है वो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ही मतलब प्रतिबंधक के रूप में आ रहा है सर। क्योंकि कोविड के सिचुएशन में हमने देखा था मतलब बहुत से स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बहुत से स्कूल मतलब नहीं कर रहे थे। उनका ये मानना था कि भी हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक स्मार्टफोन खरीद सके और डिजिटल एजुकेशन ले सके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एजुकेशन ले सके। तो सर इस बारे में आपका क्या कहना होगा सर? बिल्कुल चैलेंजिंग थे, पर जैसे विकास जी जुड़े हैं बेसिक में कई योजनाएं सरकार लाई, चाहे दीक्षा हुई, चाहे अन्य प्रकार की योजनाएं आई जिससे बच्चे को पढ़ाने में कोविड काल में हेल्प मिली। विकास जी बताएंगे कौन कौन सी योजनाएं आई बेसिक में? हाँ, पहले तो मैं मानिक जी के जो कंसर्न है उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि जब तक एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी पर तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इससे ब्लेंडेड लर्निंग मोड वो होगा ही नहीं। पर इसमें जो कोविड टाइम पे जो आप भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास भी किए गए यानी गवर्नमेंट ने, तो जैसे दीक्षा है, तो दीक्षा टीचर्स के या गवर्नमेंट स्कूल को एम्पावर करने का एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स जो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उडमी, फ्रेमर स्पेस या फिर कोर्सेरा, इनके पैसे महंगे हैं, तो इन पे जिन पे एक्सेस है वही कर सकते हैं, पर दीक्षा में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसी एनसीईआरटी ने निष्ठा, GROR ग्रोवर करके कुछ पोर्टल बनाए हैं, तो वहां पे माध्यमिक के लिए, निष्ठा माध्यमिक के लिए है। पर उनका जो मानिक जी का कंसर्न है कि जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं, फोन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, वो कैसे एक्सेस करेंगे? तो गवर्नमेंट की यहाँ पर जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक या वेलफेयर स्टेट है, तो जो लोग एम्पावर्ड हैं तो इस तरह के चलाए जा रहे हैं कि जो जैसे मेरे आसपास के बच्चे हैं तो मेरे पास अगर फोन है तो उन फोन पे इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको वीडियो दिखा सकूं, बच्चों को स्टोरी टेलिंग कर सकूं। रीड अलोंग ऐप है एक, तो रीड अलोंग ऐप पे बच्चे स्टोरी पढ़ सकते हैं, ये गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल का। तो ये सब जिम्मेदारी मतलब इस तरह के लोगों ने प्रयास किए हैं, टेचरों ने। बेसिक एजुकेशन से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें टीचर हमारे पास हैं, तो उन्होंने अपने फोन से अपने रिसोर्स से आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके वो टेक्नोलॉजी से यूज करके एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो इस तरह से अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, कुछ सक्सेस स्टोरी होंगी, तभी समाज में बदलाव आएगा। नहीं तो मैं मानिक जी की बात से पुनः दोबारा समर्थन बताता हूँ कि जब ये पॉवर्टी जो है बहुत ज्यादा बैरियर है, तो टेक्नोलॉजी तभी यूज कर पाएंगे जब उनके पास उसको खरीदने का या पहुंचने के लिए जरूरत होगी। हो सकता है एक कारण पॉवर्टी हो, लेकिन ये भी सच है कि देश में आज लगभग
80 करोड़ से अधिक हाथों में मोबाइल हैं। डिजिटल वो ई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इस प्रकार के ऐप या अन्य प्लेटफॉर्म के उपयोग करने में उनको जानकारी का अभाव है, या फिर सरकार की जो योजना है पूरी तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये सत्य है कि फायदा तो हो रहा है समाज को। जी सर, सबको तो जैसा आपने कहा ना 80 करोड़ तक है, तो आपने ये कहा, तो ये अवेयरनेस फैलाना कि इसमें इस तरह के प्लेटफॉर्म है। आपने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी बता रहे थे कि ई लाइब्रेरी वगैरह है, पर आप देखेंगे इनकी किसी को पता ही नहीं है। इस कोर्स के दौरान ही मुझे पता चला, जब मैं इसका मटेरियल देख रहा था, आपने बताया इतना ज्यादा रिसोर्सेज डिपॉजिटरी है, पर पढ़े लिखे लोगों को भी इसका अवेयरनेस नहीं है। अब उस शिक्षा के लिए अर्पित एक रिफ्रेशर कोर्स, टीचर जो हायर एजुकेशन में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन, टीचर रेगुलर मोड पे जाके रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर सकता, 14 दिन का होता है। और अब वो अर्पित नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हायर एजुकेशन से जुड़े लोग रिफ्रेशर कोर्स कर सकते हैं, जिससे वो अपने क्षेत्र में जो अपने विषय है, विषय में नई नई प्रवृत्तियाँ क्या है, नई नई प्रवृत्तियाँ क्या है, उन पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अपने व्यवहार में उतार सकते हैं। ये 1 महीने का लगभग होता है, इसमें ऑनलाइन जैसे प्रकार आपका पीजी डेट चल रहा है, इसी प्रकार से अर्पित फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार की फीस नहीं जाती। और उसके हम उस कोर्स करने के बाद इसका परीक्षा होती है, उसके नंबर आते हैं, मूल्यांकन होता है और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है हायर एजुकेशन के प्रोफेसर को, और उससे प्रमोशन में ये कंपलसरी है, एक रिफ्रेशर होना चाहिए। 6 से 7 कई उसमें स्किल बने हुए, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 7 से 8 में 2 चाहिए, 8 से 9 में 2 चाहिए। इस प्रकार कई भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिसका हम फायदा उठा के सीख सकते हैं, अपने व्यवहार में, बच्चों के व्यवहार में हम एक पॉजिटिव दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू सर, ये नई इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में अवेयर नहीं थे, आपने शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अभी पता चला सर। ये ऐप का नाम आपका सर अर्पित ARPIT। ये कहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा सर? ये ना प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, शायद रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद जाके ये इसमें स्वयं पे ही मिल जाएगा, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग सर। तो यानी सर स्वयं ऐप हमारे पास है, स्वयं ऐप से भी हम इस पे जा सकते हैं, ये कह रहे हैं ना? हाँ, स्वयं ऐप पे ही जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इसमें आप जिस विषय में भी आप करना चाहें सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और उसमें आप अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, और अपने विषय की जो बताइए। अच्छा सर, इसमें जो परीक्षा होगा सर, परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन? हाँ, सब परीक्षा ऑनलाइन होगा, पर परीक्षा का सेंटर आपको मिलेगा। अच्छा, आपको वहां जाके, यानी सारे आपके असाइनमेंट और आपकी वीडियो और आपके जितने भी क्लास होंगे वो ऑनलाइन होंगे, वो भी शाम को ऑनलाइन आपके पोर्टल पर आ जाएगा, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन पर लास्ट में जाके 1 दिन की परीक्षा होगी 2 घंटे की, वो आपको सेंटर मिलेगा, जहाँ आप सेंटर देंगे वहां आपको जाके करना पड़ेगा। वन डे रहता है। थैंक यू सर। ठीक है, आज 7 बजने वाले हैं। कल लास्ट इसका जो MES 31 है, इसका लास्ट सेशन होगा, जिसमें सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर, आप कुछ कह रहे बिल्कुल, थे। हाँ, आ रही है ये।
ये जो MES 31 आपका जो है, इसका चौथा सेशन कल, जो अभी आज चर्चा हो रही थी कि AI यानी कैसे हमारे लिए घातक भी हो सकती है, तो इसका ब्लॉक जो 4 है, पॉलिसी इशू फॉर ET, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या क्या पॉलिसी हो सकती हैं, क्या क्या इशू हैं जिसको हम सामना कर रहे हैं और कैसे हम इसको हल करने में सहायक हो सकते हैं। इस पे कल लास्ट सेशन होगा इसका फर्स्ट, तो इस पे चर्चा होगी कल। पॉलिसी इशू फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां बनी हुई हैं, पर इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या AI को यानी गलत हाथों में ना जाए या इसका गलत प्रयोग ना हो, ChatGPT का गलत प्रयोग ना हो, किस प्रकार इसे रोका जा सकता है, तो इस पे भी काम चल रहा है। और ये हमारे कोर्स में इसीलिए इस PG डेट में दी गई है ताकि हम समझ सके और इसको गलत हाथ जाने से रोक सके और पॉलिसी बनाने में सहायक हो सके। तो कल इसी पे चर्चा करते हैं। कल लास्ट सेशन होगा 5 बजे, कल हम सभी लोग मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आज के सेशन के लिए धन्यवाद, और थैंक यू साथियों के लिए, मानिकानंद जी। धन्यवाद विकास जी, धन्यवाद।